अब आज वाली क्लास में सेट्स पे बहुत सिंपल काम करते हैं एक। अब देखो जो मेन टास्क है सेट्स में वो सारा हमने कर लिया है, तो अब जस्ट फॉर द स्कूल सिलेबस कई बार वो हमें ना, अब देखो सेट्स में सारी अंडरस्टैंडिंग जो मेन बनाना वो बनाना पिक्टोरियली, जैसे हम लोगों ने थ्रू वेन डायग्राम करा, वही मेन काम है, वहीं से हमें बात समझ में आनी चाहिए, कुछ और नहीं सोचना। पर सेट्स में एक्चुअली उसके अलावा कई बार वो हमें क्वेश्चन सब्जेक्टिव में इस फॉर्मेट में देते हैं जो कि ब्रेक करने के लिए हमें सेट्स के बेसिक अलजेब्रा को यूज़ करना पड़ता है। तो अब उसका एप्लीकेशन कैसे है वो डायरेक्टली क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझते हैं। तो इस पहले सवाल को केवल देखो, एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े क्वेश्चंस और बुक से भी डिस्कस करेंगे, पर दैट्स इट, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल इस बात का ध्यान रखना। तो अगर मान लो बुक्स में हमें लगे कि और भी बहुत कुछ है, तो इस बात को केवल फॉलो करना कि हर टॉपिक में कितना टाइम लगाना है, कितना उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें कंप्लीटली रिलाई करना जो क्लास में बताया जाए। उसके अलावा और कुछ नहीं देखना, इन जर्नल बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी। तो हमें ना स्कूल के सिलेबस में ज़रूरत पड़ेगी ना कॉम्पिटिशन में, पर जितना बताया जाए उतना हमें थॉरली आना चाहिए। तो सेट्स की जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो जो हमने वेन डायग्राम के थ्रू अचीव करी वही है, उस पर बिल्कुल अपना माइंड चलाना। अब उसके अलावा कुछ बातें जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं उनको पहले रिकॉल करते हैं, फिर थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं और थोड़े क्वेश्चंस खुद भी अटेम्प्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले बिल्कुल बेसिक बात की डिस्कशन के साथ। अब ये नोटिस करो, अब देखो हमें ये बेसिक ऑपरेशंस नोन तो हैं, पर केवल बस एक बार इनका हमें बस इन नेम्स की थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई स्पेशल काम नहीं है। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो वो सेम आता है। तो इसका मतलब एक्चुअली पता है क्या हुआ, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए अगर सेम है तो हमें क्लियरिटी है कि एक्चुअली हमें ये बताया गया कि जो यूनियन है वो एक्चुअली एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। ये नाम याद रखना, थोड़ा थोड़ा कभी बस हमें इसका सेंस पता होना चाहिए। ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर। अब जैसे सोचो एडिशन एक कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, ए प्लस बी करो और बी प्लस ए करो सेम आंसर आता है। तो वैसे ही ए यूनियन बी और बी यूनियन ए अगर सेम है मतलब जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। ऐसे ही ए यूनियन बी करो बाद में यूनियन सी करो, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी करो, वो दोनों भी सेम आएंगे। क्यों, मतलब हमें कॉमन सेंस से भी दिखता है कि हमने एक्चुअली क्या करा, या ए में हो या बी में हो या सी में हो, दोनों बातों का मतलब तो सेम बना। तो एक्चुअली जो ये ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव भी है, बस इस नाम को भी याद रखना कहीं ना कहीं माइंड में। ए का यूनियन अगर नल सेट के साथ लोगे, या ए में हो या फिर नल सेट में, तो आंसर क्या आएगा ए। ए का यूनियन ए के साथ लोगे तो ए। यू का मतलब कंप्लीट यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर ए के साथ करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। जो अब आज वाली क्लास में थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे उसमें इस बात की हमें नीड पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में साथ में इसको लिख लो। ये कैसा ऑपरेशन है, एसोसिएटिव। अब बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं रिलेटेड पॉइंट इंटरसेक्शन के लिए भी, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। पर बस इस बात को अपने माइंड में रखो। और साथ में अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हर बार देखो लेक्चर पे तो आओगे नहीं, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि साथ में कॉपी पे लिख लो। कॉपी पे लिखना शुरू करो तो फिर जब हम क्वेश्चंस में उनको अप्लाई करेंगे तो हमें याद रहेगा। इसको लिख लो कॉपी में, चाहे पॉज करके लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से हमें ये क्लियरिटी होती है कि हम ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, मतलब ए और बी के बीच में कॉमन लें या बी और ए के बीच में कॉमन लें, सेम आंसर आएगा। और ये प्रॉपर्टी देख के हमें समझ में आता है कि इसका मतलब जो सिंपली मैट्रिसेस का इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव होता है। बस ये नाम याद रखना, कोई स्पेशल बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही पहले ए इंटरसेक्शन बी करें बाद में इंटरसेक्शन सी करें, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों, अल्टीमेटली हमने क्या लिया, कॉमन लिया उन तीनों में से। तो ये यहाँ से हमें क्लियरिटी है कि मैट्रिसेस का जो इंटरसेक्शन है वो एसोसिएटिव भी होता है, बस इस नाम को याद रखना। अब ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लो, तो देखो ए और नल सेट में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। तो वहाँ से हमें समझ में आता है कि ए इंटरसेक्शन नल सेट क्या होगा, नल सेट। अब ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ लो, सोचो यूनिवर्सल सेट पूरा सेट है, उसका इंटरसेक्शन जब ए के साथ लोगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कंप्लीट ए। तो वो भी हमें पता होता है। देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इन सबको याद करना नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारे सामने ये चीज़ कभी अगर आए तो हमें देखते ही क्लियरिटी है कि इसका आंसर क्या बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने वेन डायग्राम से बहुत टाइम स्पेंड करा है। अब ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लोगे तो क्या बनेगा, ए। दोनों के बीच में कॉमन क्या होगा, ए इटसेल्फ। बस इनको स्पेसिफिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर कहीं ना कहीं माइंड में रखना। बस अब ये लास्ट नाम है जो कि डिफरेंट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करोगे
अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करोगे तो याद रखना कि वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखना, ये हमारे काम का पॉइंट है। एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी बनी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पर इसका रोल कैसे है उस चीज़ पे अभी हम नहीं फंसी होंगे, बस केवल कभी हमें क्वेश्चन में कभी अगर रेयर केस में नीड पड़े तो हम इसको बोलेंगे। वैसे द सीक्रेट इज दिस कि इसकी नीड नहीं पड़ती है सच, क्योंकि सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेस्ड होती है पूरी तरह एक्चुअली वेन डायग्राम के ऊपर। पर हमें पता होना चाहिए, कभी हमें हमारे सामने मान लो कभी रेयर केस में इसकी ज़रूरत पड़े तो हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी ए इंटरसेक्शन सी के। पर एक्चुअली डायरेक्टली कभी नीड नहीं पड़ती, सारी गेम एक्चुअली वेन डायग्राम्स की है। तो अब ये नाम हमने स्पेसिफिकली क्यों सुने उसका रीज़न देखते हैं डायरेक्टली थ्रू अ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नोटिस करो पहले। अब देखो इन क्वेश्चंस को इन जर्नल कैसे डील करते हैं। हमें मान लो किसी ने दिया कि ए यूनियन बी अगर बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, तो कहा कि प्रूव करो कि ए और बी बराबर है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन आता ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो अगर सोच के देखो तो हमें क्लैरिटी है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी अगर बराबर हैं, इसका मतलब ए और बी में जो यूनियन है वही एक्चुअली वही है जो कि ए और बी दोनों के बीच में कॉमन है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ए और बी दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही हो, एग्जैक्टली ए और बी सेम सेट हो। तो ए यूनियन बी क्या बनता है, यही सेट, और ए इंटरसेक्शन बी भी क्या बनता है, यही सेट। इनफैक्ट दोनों केसेस में जो ए और बी है वो भी यही बन जाता, ए यूनियन बी भी ये फर्दर इक्वल टू, ये चारों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अब इस थॉट को अगर मान लो ये स्कूल के एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो हम वहाँ पे स्कूल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो हम इसको ऐसे करते ही ना, ऑब्जेक्टिव में कैसे करते हैं हम इसको बहुत ईजिली वेन डायग्राम के थ्रू। स्कूल में कैसे करते कि अगर मान लो कि हम कोई एलिमेंट ले लें, इसमें ये रूट समझना बहुत काम का है और बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे साथ साथ। मान लो हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए जो कि मान लो सेट ए को बिलोंग करता है। तो अब ये सोचो कि कोई एलिमेंट ए अगर स्मॉल ए अगर कैपिटल ए इस सेट को अगर बिलोंग करता है तो वो ऑब्वियसली ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा। क्यों, अगर ए में है तो ए यूनियन बी में तो होगा ही होगा। तो इसलिए लेट ए को एलिमेंट है जो कि ए में है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट कि वो ए यूनियन बी में। अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है कि सेम है, इसका मतलब वो जो ए है वो ए इंटरसेक्शन बी में भी है। तो दिस इंप्लाइज दैट जो ए है वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में भी है। अब कोई एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट ए में है एंड वो एलिमेंट बी में है। ए में वो पहले से ही था तो दिस इंप्लाइज वो एलिमेंट बी में। तो अब अगर वो एलिमेंट बी में है इसका मतलब क्या बना, तो वो एलिमेंट ए में था, अब वहाँ से क्या आ गया कि वो एलिमेंट बी में भी है। इसका मतलब क्या बना कि जो ए है वो बी का सबसेट है, जो एलिमेंट ए में है पक्का वो बी में होगा, जो एलिमेंट ए में है पक्का वो बी में होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी के अंदर है। अब इसको ज़रा रिवर्स करके देखते हैं। अब मान लो कि हमने एक एलिमेंट नया पकड़ा बी और बोला कि वो सेट बी में है। तो अगर कोई एलिमेंट बी अगर सेट बी में है तो वो एलिमेंट बी पक्का ए यूनियन बी में होगा। देखो सेम बात करी, और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्योंकि इक्वल हैं इसलिए वो एलिमेंट पक्का ए इंटरसेक्शन बी में भी है। देखो सेम बात अब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी में है, बी में ये पहले से था इसलिए ये एलिमेंट पक्का ए में भी है। तो अब देखो यहाँ से कंक्लूजन क्या बना, हमने पहले क्या जज करा था कि कोई एलिमेंट ए में है, कोई एलिमेंट स्मॉल ए अगर कैपिटल ए सेट में है तो वहाँ से ये कंक्लूड होके आया कि वो एलिमेंट पक्का बड़े सेट बी में भी है। तो हमें लगा अच्छा जो ए सेट है वो पक्का बी का सबसेट होगा। अब हमने उल्टा करा, हमने एलिमेंट माना बी में और वहाँ से हमने जज करा कि वो एलिमेंट अगर बी सेट में अगर है तो वहाँ से पक्का जज होता है कि वो ए में होगा। इसका मतलब बी को ए का सबसेट होना चाहिए। अब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ऐसा कब हो सकता है, ए के अंदर बी है, बी के अंदर ए है। तो ऐसा हमें समझ में आता है कि तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए और बी इक्वल हो। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो अब हमने करा क्या, हमने एक नए तरीके से इस पर्सपेक्टिव को एग्जामिनर को शो करा, क्योंकि इस क्वेश्चन अगर ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता तो हम बहुत ईजिली कर लेते इसको थ्रू वेन डायग्राम। पर स्कूल के पेपर में एग्जामिनर को हम शो कैसे करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन क्वेश्चंस का रोल केवल स्कूल के एग्जाम के लिए है इन 11th क्लास। 12th में अल्टीमेटली बोर्ड में ये टॉपिक नहीं है तो इसलिए बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन की नीड भी नहीं पड़ेगी। इसलिए रेयर केस में स्कूल में अगर वो हमसे ये सवाल अगर पूछ लेते हैं
तो हमें इसको सही तरीके से बोलने की समझ होनी चाहिए, और वहाँ पे साथ में लिख लिख के एक्सप्लेन भी करना कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू ए। तो अब बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी है वो पक्का, जो वो अगर बी में बिलोंग करता है तो वो ए को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी है वो पूरे का पूरा ए के अंदर है। तो साथ साथ रिटन में एक्सप्लेन भी करना कि करा क्या। अब ऐसे का ही एक और देखते हैं। अब देखो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे, अब अगर मान लो ये टर्म होती तो इसमें क्या कर सकते थे, हमें गिवन था कि अब की बार ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। तो कहा कि प्रूव करो कि बी और सी बराबर है। देखो अगर तो क्वेश्चन फिर याद रखना कि अगर होता ऑब्जेक्टिव तो हम इसको वेन डायग्राम से ही जज करते, पर अगर ये स्कूल के पेपर में आ जाए, रेयर केस में आएगा क्योंकि ये है भी कहाँ पे, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तो वो रेयर केस में हमें डाल भी सकते हैं, पर अगर डालें या ना डालें हमें बोलने की समझ होनी चाहिए। तो प्रूफ क्या करना है कि बी और सी बराबर है। तो कहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को याद करो, हमने ए और बी बराबर प्रूफ करने थे, हमने एक बार एलिमेंट को ए में लिया, एक बार एलिमेंट को बी में लिया, वैसे ही करते हैं शुरू। तो मान लो हमने कोई एलिमेंट x ले लिया जो कि मान लो b को बिलोंग करता है, बिल्कुल हमने वहाँ से शुरू करा कि कोई एलिमेंट x है जो कि b को बिलोंग करता है। तो इफ़ x बिलोंग्स टू b, तो अब हमें गिवन है कि दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। सिंपल सा पॉइंट। a यूनियन b क्या बनता, a और b का जो यूनियन, मतलब यहाँ a में हो या b में हो, दोनों में हो, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b, विच मीन्स दैट कि x बिलोंग्स टू a यूनियन c। सिंपल सा लॉजिक। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि a यूनियन b a यूनियन c के बराबर है। तो अगर वो a यूनियन b में है तो वो ऑटोमेटिकली a यूनियन c में हो गया। हमने ये लाइन लिखी। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a या फिर x बिलोंग्स टू c या फिर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, मतलब दोनों को बिलोंग कर जाए। दो सिचुएशंस बनी। देखो हमने करा क्या, शुरू में एलिमेंट को b में माना, वहाँ से ये आ गया। तो अब इसमें दो सिचुएशंस बनी। अगर मान लो अब इसको दो अलग अलग हिस्से मान के चलें, x बिलोंग्स टू b से x बिलोंग्स टू c आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो b है वो c का सबसेट है। अगर हम इसको ट्रू मान के चलें तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन को याद करो, अगर x b को बिलोंग करता है तो उससे ये इंप्लाई हो गया कि x c को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये कब हो सकता था, जब जो b होता वो c के अंदर ही होता। तो एक केस तो ये बना। पर मान लो एक बच्चा अपने हमारे माइंड में आए कि क्या पता ऐसा होता कि x a को बिलोंग करता, c को ना करता, तब भी तो ये बात ट्रू होती। तो सेकंड केस में क्या होता कि x बिलोंग्स टू a। तो अब हमें क्लैरिटी है कि अगर x अगर a को बिलोंग करता और हमें गिवन है कि a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c के, तो x बिलोंग करता है a को एंड x बिलोंग करता है b को, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। देखो सेम बात, हमने प्रूव क्या करना है, x अगर b को बिलोंग करता है तो प्रूव करना है कि x c को बिलोंग करता है। तो एक केस से तो हो गया, अब यहाँ से प्रूव कर रहे हैं x अगर a को बिलोंग करता है तो x ऑब्वियसली x पहले से b को भी बिलोंग करता था तो वो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, विच मीन्स दैट कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। वाई? गिवन था कि a इंटरसेक्शन b बराबर है a इंटरसेक्शन c के। तो अब x अगर a इंटरसेक्शन c को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू c, इसका मतलब फिर से b इज अ सबसेट ऑफ c। तो हमें दिखा कि अगर हमने शुरू में x को कोई एलिमेंट माना जो कि b को बिलोंग करता है, तो वहाँ से हम क्लियरली कंक्लूड कर पाए कि अगर वो b को बिलोंग करेगा तो वो c को बिलोंग करेगा। हमने क्यों करा ऐसा, क्योंकि हमने अल्टीमेटली दोनों सिचुएशंस में दिखा दिया कि जो b है वो c का सबसेट है, पर हमें b c का सबसेट तो नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे कि रिवर्स ऑर्डर करेंगे, बिल्कुल सेम काम करेंगे किसी एलिमेंट y के साथ। लेट y बिलोंग्स टू c, और सेम काम करेंगे, वहाँ से दिखा देंगे कि y अगर c को बिलोंग करता है तो y b को बिलोंग करता है, तो उसका मतलब c जो है वो b का सबसेट है। बिल्कुल सेम काम करेंगे हम लोग, एग्जैक्टली इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट। तो हमें इस क्वेश्चन को भी बोलने की समझ होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन को बोल पाने का एक इससे भी फास्ट रूट होता, पर हम लोग अगर इसको अभी एलिमेंट्स लेके करें तो बिल्कुल क्लियर कट है। देखो इसमें करना क्या था, हमने इन दोनों को सेम शो करना है, तो उसका लॉजिक हमने क्या लगाया कि हमने कोई एलिमेंट ले लिया जो कि इसको बिलोंग करता है, और हम ग्रेजुअली आगे हमने ट्रेवल करके शो करा कि बी सी का सबसेट है। फिर हमने कोई एलिमेंट लिया जो कि सी को बिलोंग करता है और उससे दिखा दिया कि वो बी को भी बिलोंग करेगा, तो उससे क्या प्रूव हो गया कि सी बी का सबसेट है।
तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा वैसे ही एक्चुअली हमने इसमें भी ट्रैवल करा, बस इस बात को याद रखना कि इसको हैंडल कैसे करते हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में भी काम की बात क्या थी कि हमें दिया गया था कि ए बी का सबसेट है, तो प्रूव करो कि जो c माइनस बी होगा वो c माइनस ए का सबसेट होगा। c कोई और बड़ा सेट होगा, c माइनस बी जो होगा वो c माइनस ए का सबसेट होगा। c कोई भी सेट होता, c माइनस बी कोई नया सेट बनेगा। हमने प्रूव करना था कि वो c माइनस ए का सबसेट है। तो क्या प्रूव करना था कि c माइनस बी का जो सबसेट, जो c माइनस बी है, उसके सारे एलिमेंट्स एक्चुअली c माइनस ए को बिलोंग करेंगे। बिल्कुल देखो, अगर हमने एक सेट a को b का सबसेट अगर प्रूव करना है, इसका मतलब हमने क्या प्रूव करना है कि कोई एलिमेंट अगर a में है तो वो b में भी होगा। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना, जो हमने पिछले क्वेश्चंस करे उनका भी बेसिस एग्जैक्टली यही था। तो अगर हमने प्रूव करना है कि c माइनस बी c माइनस ए का सबसेट है, तो मान लो हमने कोई एलिमेंट x एज्यूम कर लिया जो कि c माइनस बी को बिलोंग करता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है वो c को बिलोंग करता है एंड x जो है वो b को बिलोंग नहीं करता। यही तो मतलब बनता है। कोई एलिमेंट अगर c माइनस बी में है, इसका मतलब ओनली c में है। ये बात हम डायग्राम से जानते थे पहले से। तो वो एलिमेंट कहाँ पे होगा? c में होगा एंड b में नहीं होगा। हमने इसको लिख लिया। अब हमें दिया गया है कि जो a है वो b का सबसेट है। a क्या है? b का हिस्सा है। तो जब कोई चीज़ b में ही नहीं है तो वो चीज़ गारंटेड a में तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x c को बिलोंग करता है एंड जो x है वो a को बिलोंग नहीं करता। हम ऐसे बोल सकते हैं। तो x अगर c को बिलोंग करता है एंड x अगर a को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग करता है c माइनस a को। देखो, अब देखो हमने इस लैंग्वेज को तोड़ा कैसे। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई एलिमेंट x अगर c माइनस बी में है तो वो एलिमेंट गारंटेड c माइनस ए में होगा। हमने इसको जस्टिफाई करा। वहाँ से क्या मिल गया कि जो c माइनस बी है वो पूरे का पूरा सेट c माइनस ए को बिलोंग करता है, क्योंकि x तो हमने कोई भी एलिमेंट लिया था। तो इस क्वेश्चन को देखो बोलते कैसे, हम अपने दिमाग में ये क्लैरिटी कैसे लेके आते। हमें दिया गया कि कोई एलिमेंट, कोई सेट a है जो कि b का सबसेट है। प्रूव हमने क्या करना था कि c माइनस बी c माइनस ए का सबसेट है। तो हमने क्या करना था कि एग्जैक्टली कोई एलिमेंट लिया c माइनस बी में और उससे दिखा दिया कि वो गारंटेड c माइनस ए को बिलोंग करता है। तो कोई चीज़ के एक सेट में होने पे अगर वो गारंटेड दूसरे सेट का पार्ट ही हो गई, इसका मतलब जो पहले वाला सेट है वो एक्चुअली दूसरे वाले सेट का सबसेट है। इस बात को बस हमने क्लैरिटी में अपने आप इमेजिन करना है। अब ऐसे ही नेक्स्ट की लैंग्वेज को भी अपने आप करो ट्राई। इस क्वेश्चन में ट्रिक कोई नहीं थी, बस हमने अब की बार एलिमेंट लेके इसको एक्सप्लेन करके दिखा देना था। मान लो x को एलिमेंट है जो कि b को बिलोंग करता है और x a को बिलोंग नहीं करता। तो x b को बिलोंग करता है और x a को बिलोंग नहीं करता। तो x कहाँ पे आ गया? b माइनस a में। तो अब की बार x a इंटरसेक्शन b में है ही नहीं। तो जब a और b और a और c के कॉमन के अलावा भी तो b में एलिमेंट्स होंगे। तो इसलिए दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट नेसेसरली हमें समझ में आता है बिलोंग्स टू C। बस हमने इस बात को वहां पे लिख के मेंशन कर देना था। तो दिस इंप्लाइज दैट B इज इक्वल टू C डज नॉट मेक्स एनी सेंस। तो बहुत बेसिक सा सवाल था, बहुत बेसिक सा, केवल हमारे लॉजिक को एनहांस करने के लिए था। देयर वाज नो ट्रिक एज सच, पर बस हमें ये राइट तरीके से बोलने की समझ होनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली शायद हमें स्कूल के एग्जाम में भी ना पूछें, पर एक्चुअली एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। तो ये करेगा केवल क्या कि हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले से थोड़ी बेटर कर देगा। पर याद रखना, हमने 2 एग्जाम्स देने होते हैं, एक स्कूल का पेपर देना है और अल्टीमेटली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। तो बोर्ड में एज सच अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में एज सच आना नहीं, क्यों क्लियर है, सेट्स अपने +1 के सिलेबस में है, +2 में इसका रोल नहीं आएगा। पर जहाँ पे ये काम आना है वो है अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उस समय इन क्वेश्चंस को हैंडल करने का जो राइट रूट है वो होता ही डायरेक्टली वेन डायग्राम से। अब जैसे हमें क्या बोला गया कि प्रूव करो कि ये चारों बातें सेम इक्वलेंट है, मतलब अगर एक बोल दिया तो दूसरा वहाँ से ही जज हो गया। तो अगर हम सोचें तो एक्चुअली ये वेन डायग्राम से क्लियरली जस्टिफाई होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता तो देखो कैसे कंक्लूड करते। क्या दिया गया है कि a b का सबसेट है, इसका मतलब a पूरी तरह b के अंदर है। तो अगर a b का सबसेट है तो हमें समझ में आता है a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a में हो एंड b में ना हो। तो हमें समझ में आता है कि पूरा a ही b के अंदर है। तो ऐसा कुछ a में होगा ही नहीं जो कि b में ना हो। तो a माइनस बी क्या होता है? नल सेट।
ए यूनियन बी क्या होता, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, या ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, वो क्या बना एक्चुअली पूरा बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या बनता, जो ए और बी दोनों में कॉमन है वो क्या बनता ए। तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो हम क्लियरली इसको ऐसे जस्टिफाई कर लेते हैं, पर अब करते हैं इसको, मान लो हमें लिख के करना पड़ता, तो बारी बारी इस पर टाइम स्पेंड करते हैं। पहले इसके पहले दोनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट टू को करेंगे एज अ सेपरेट क्वेश्चन। तो अब इसके पहले दोनों पार्ट्स देखो। अगर ए अगर बी का सबसेट अगर है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें समझ में आता है कि ए पूरी तरह बी के अंदर है। तो ए माइनस बी, अब सोचो कि अगर ए बी का सबसेट अगर है, तो सोचो कि जो एक्स है, अगर हम लोग ये एज्यूम कर लें कि एक्स कोई एलिमेंट है जो कि ए माइनस बी में है, हमने मान लिया कि एक्स है कोई एलिमेंट जो ए माइनस बी में है, मतलब नहीं है ए माइनस बी नल सेट। तो एक्स अगर ए माइनस बी में है, उसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए में है एंड एक्स बी में नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात कि कोई एलिमेंट अगर ए माइनस बी में है, उसका मतलब क्या होता है कि वो ए में है एंड बी में नहीं है। पर हमें क्लैरिटी है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज पूरा ए ही उसके अंदर है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, therefore this is not possible, तो there is no such x, तो therefore a minus b is a null set। को हम इसको क्लियरली इस तरीके से बोल पाए तो हमें दिखा कि a is a subset of b clearly means that कि a minus b is a null set। अब देखो हम लोग इस बात को बोल पाए। अगर इसको a minus b को null set लेके अगर a is a subset of b भी बनाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। देखो कैसे, अब बस हमें ये अभी होता क्या है कि हमने कभी ऐसे क्वेश्चंस करे नहीं होते, तो हमारा इसको बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब ये सोचो कि हम लोग ऐसे लेके चलते हैं कि a माइनस बी नल सेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू a एंड इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b में कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि whenever x belongs to a then x belongs to b, if x belongs to a then x belongs to b। तो इसका मतलब अब हमें क्लैरिटी है कि हमने सबसेट वाले सवालों में क्या करा था, अगर a को b का सबसेट प्रूफ करना है तो हम क्या करते थे, पहले दिखाते थे कि कोई एलिमेंट अगर a को बिलोंग करता है तो वो गारंटेड b को बिलोंग करेगा। तो हमने अब एग्जैक्टली यहाँ पे इस बात को बोल के दिखा दिया कि if x belongs to a and x does not belongs to b means whenever x belongs to a then x belongs to b। इसका मतलब क्या हो गया कि a इज अ सबसेट ऑफ b। तो एक्चुअली ये रेसिप्रोकल के तरीके से भी बोल सकते थे इफ़ नीडेड। वैसे जेन्युइनली ये काम नहीं आएगा क्योंकि इसको पकड़ने का सही रूट एक्चुअली होता ही वेन डायग्राम है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। पर चलो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी अपने आप बोलने की कोशिश करो, फिर उसको डिस्कस करते हैं। क्या बनाने की कोशिश करो कि अगर ए बी का सबसेट है तो ये प्रूव करने की कोशिश करो कि ए यूनियन बी बराबर होगा बी के। ऐसे करो, ए अगर बी का सबसेट है तो ये प्रूव करने की कोशिश करो कि ए यूनियन बी बी होगा। तो अब इसको बनाने की कोशिश करो, वैसे ही हम लोग का थोड़ा स्केल बढ़ेगा। चाहे इसको रिटन में लाके भी करने की कोशिश करो, एक्सप्लेन करने की करो कि अगर स्कूल में एग्जामिनर को लिख के करना पड़ता तो कैसे करते। अब ये पार्ट करो। अब देखो इस पार्ट का भी सेम तरह का लॉजिक था पर इंटरेस्टिंग था। पर अब अगर इसको डायरेक्टली बोलने में अगर अभी कोई हेजिटेंसी आई तो इस टॉपिक के इन क्वेश्चंस के लिए वरिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली डायरेक्टली जो इस टॉपिक में हम क्लियरली फेस करेंगे वो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस होंगे। ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनका जो हमने जो इससे पहले डील कर लिया उनको ध्यान में रखना। रेयर केस में स्कूल के एग्जाम्स में वो क्वेश्चन डाल देते हैं। पर देखो इस वाले पार्ट में हमने अगर मान लिया कि ए सबसेट ऑफ बी है तो हमने प्रूव करना था कि ए यूनियन बी बी होगा। तो अगर ए सबसेट ऑफ बी है इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपली ए पूरी तरह बी के अंदर है। हमने क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन बी कितना है, बी। तो अब अगर मान लो हमने दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, किसको, ए यूनियन बी को और बी को। तो अगर मान लो हम कोई एलिमेंट सपोज कर लें जो कि ए यूनियन बी में है, हमने सिंपली कोई एलिमेंट सपोज कर लिया एक्स जो कि मान लो कि ए यूनियन बी का पार्ट है। तो एक्स अगर ए यूनियन बी का अगर पार्ट है, अब वैसे एक बात सोचो, ए यूनियन बी हमें समझ में आता है क्या होता है, या ए में है या बी में है या दोनों में है। तो जो बी होगा वो ऑब्वियसली ए यूनियन बी का सबसेट होगा। इस बात के लिए तो हम लोग को कई बार हम ना ऐसी की बातें बोल नहीं पा रहे होते, पर सुन के हमें समझ में आता है कि हाँ हमें ऐसे सोचना चाहिए था। बी क्या होता है, ए यूनियन बी का पार्ट होता है। अब एक्स को एलिमेंट अगर ए यूनियन बी का अगर पार्ट है, उसका मतलब एक्स या तो ए में है या बी में है, या ऑब्वियसली बीच में कॉमन में है, पर या ए में है या बी में। तो अब इसमें दो केसेस बन गए। एक्स अगर ए यूनियन बी का पार्ट है तो मान लो कि एक्स अगर बी में होता, एक्स अगर बी में होता, तो अगर एक्स बी में होता तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी
और हमें वहाँ से साथ में क्लैरिटी है कि x बिलोंग्स टू b, तो उसका मतलब क्या हो गया कि a यूनियन b जो है वो b का सबसेट आ गया। हमने याद है कभी पहले प्रूव करा हुआ है कि इफ़ x बिलोंग्स टू a से कंक्लूड कर पाएँ कि इफ़ x मीन्स कि x बिलोंग्स टू b, तो उससे आ जाता है कि a b का सबसेट है। तो अगर यहाँ से x बिलोंग्स टू a यूनियन b से अगर हमने ये बना दिया कि x बिलोंग्स टू b, उसका मतलब क्या हो गया कि a यूनियन b और b जो होंगे वो एक्चुअली b a यूनियन b का सबसेट होता है। तो a यूनियन b b का सबसेट तो हो नहीं सकता, इसका मतलब वो दोनों इक्वल होंगे। अब मान लो कि अगर x बिलोंग करता है a को, अगर x a को बिलोंग करता तो जो a है वो तो b का सबसेट है, इसका मतलब x फिर से घुमा के फिर से b को बिलोंग करता है, तो x b को बिलोंग करता है। अगर x a यूनियन b को बिलोंग करता है, इसका मतलब x b को बिलोंग करता है। अब जो a यूनियन b है वो b का सबसेट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि a यूनियन b तो बड़ा होता है, b छोटा है। तो a यूनियन b अगर b का सबसेट अगर आ रहा है, इसका मतलब वो तभी पॉसिबल है जब a यूनियन b और b बराबर हो। वहाँ से भी सेम हम लोगों ने कंक्लूजन बना लिया कि यहाँ पे a यूनियन b और b एक्चुअली इक्वल हो जाते हैं। पर लॉजिकल सवाल हैं, पर कई बार अभी हम ऐसे बोल नहीं पाते, अभी बिल्कुल नए 11th में आके हम इसको लॉजिकली ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो दैट इज़ नॉट अ बिग ट्रबल, पर हमें इसका सेंस बनना शुरू होना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपने आप ब्रेक करना, वो अपनी प्रैक्टिस के लिए a इंटरसेक्शन b को a के बराबर प्रूव करना है। तो क्या करोगे, उसमें एलिमेंट को लोगे x, जो कि बोलोगे कि a इंटरसेक्शन b का पार्ट है, तो उसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, उसके थ्रू करना प्रूफ, उसको वैसे करना प्रूफ, फिर 2 केसेस बना लेना। तो चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरी तरह पहले अपने आप अटेम्प्ट करो, फिर उसकी डिस्कशन करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में भी सिंपल सा टास्क था, हमें दिया गया कि कोई पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b इक्वल है। कोई 2 सेट्स हैं a और b, जिन दोनों के जो पावर सेट है, पावर सेट क्या होता है, एक सेट a को लेके जितने भी सबसेट्स बनते हैं उनका एक बड़ा पूरा सेट। तो जो पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b अगर इक्वल हैं, तो हमें कहा गया कि प्रूव करो कि a और b इक्वल सेट्स हैं। तो अब कैसे करें प्रूफ, हमने प्रूव क्या करना है कि a और b इक्वल सेट्स हैं। अब ये हमें क्लियरिटी है कि जो पावर सेट ऑफ a होगा उसमें बीच में एक सेट अपने आप में कंप्लीट a भी आएगा। तो अगर हम बोल दें कि हमने a और b को इक्वल प्रूव करना है, तो अगर मान लो हम क्लियरली शुरू इस बात से करें कि जो a है वो a जो है वो ऑब्वियसली पावर सेट ऑफ a का पार्ट होगा। जो पावर सेट होता है उसमें कम्प्लीटली वो सेट तो होता ही होता है उसका हिस्सा, तो a जो है वो पावर सेट ऑफ a का पार्ट है। पर क्योंकि पावर सेट ऑफ a पावर सेट ऑफ b के बराबर है, इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट कि a ऑल्सो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। जो a है वो पावर सेट ऑफ b को भी बिलोंग करता है। पावर सेट ऑफ b का मतलब क्या हुआ, b सेट को लेके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो हमने सारे बनाए। तो a उस पावर सेट का हिस्सा है, a भी बीच में कहीं आ रहा है। अब एक्चुअली a क्या है, जो पावर सेट ऑफ b होता है वो क्या होता है, सारे हमने सबसेट्स बना लिए b के और उनका एक बड़ा सेट बनाया। तो इसका मतलब a जो है वो b का सबसेट होगा, तभी तो उसके पावर सेट के बीच में वो एज अ टर्म आ रहा है। तो इसलिए a जो होगा वो b का सबसेट होगा। अब a आ गया b का सबसेट। तो चलो अब जब कभी हमने 2 सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो हमने बहुत बार ऐसे की स्ट्रैटेजी बनाई। अब अगर बिल्कुल सिमिलरली हम लोग अगर b से अगर शुरू हो जाएं, तो जो b है वो पावर सेट ऑफ b है, b जो है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b को, तो इसका मतलब b बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a को। तो अब जो b है वो अगर a के सारे सबसेट्स का जो नया सेट बना उसका अगर वो बीच में हिस्सा है, उसका मतलब क्या हो गया कि जो b है वो सबसेट ऑफ a है। तो अगर a सबसेट ऑफ b है और b सबसेट ऑफ a है, उसका मतलब क्या बन गया कि a और b इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू b। तो अब इस क्वेश्चन में लॉजिक हमने क्या लगाया, बिल्कुल बेसिक, पर हम लोग कई बार इसको बोल नहीं पाते। पर स्कूल के एग्जाम्स के लिए तो बस इन बिल्कुल गिने चुने उनको बिल्कुल अपने माइंड में रखना कि कैसे कैसे हैंडल करना है। अदरवाइज बार बार याद रखो, मेन टास्क इसका कंप्लीटली बेस्ड अपॉन वेन डायग्राम्स या डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन के थ्रू है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस वाले पार्ट को एक्चुअली अब डायरेक्टली अगर हम प्रूव करने लगते तो डायरेक्टली प्रूव करते, पर केवल अपने आप को ज़बरदस्ती कंफ्यूज कर रहे होते। काम की बात क्या है कि हमें ये बात समझ में आए कि इसको हमने डील करना एक्चुअली कैसे है। तो हमें क्लैरिटी थी कि अगर अगर हमें बोला गया कि प्रूव करो कि जो a है वो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b के बराबर है, तो मोर देन द प्रूफ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि हम लोग इसको देखते ही पहचान पाएँ। अगर पहचान पाए तो हमने बिल्कुल सही काम करा। देखो काम की बात क्या थी कि हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते कि ये है मान लो। तो अब हमें समझ में आता है कि अगर एक सेट अगर a है और एक सेट अगर b है, हमने सिंपली बनाया है दिस इज a एंड दिस इज b।
तो वी हैव टू प्रूव दैट कि ए और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी सेम होगा। तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि दिस इज ए माइनस बी। अपनी कॉपी में भी इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते थे, दिस इज व्हाट ए माइनस बी, ए में है और बी में नहीं है, दिस इज ए माइनस बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यू कैन क्लियरली सी कि दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें दिखता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी मिला के गिव्स अस दिस कंप्लीट सेट ए। तो वी कैन क्लियरली सी, अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता तो हमें दिखता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, मतलब इसका और इसका जो यूनियन है वो मिला के पूरा ए ही बना रहा है। तो फर्स्ट पार्ट एक्चुअली बिल्कुल ऐसे पकड़ना था, कोई रिटर्न में इसको प्रूव करने की नीड नहीं, बस हमें एग्जैक्टली इसको ऐसे लिख के दिखाने की ज़रूरत हमें समझ में आनी चाहिए। अगर रेयर केस में स्कूल के एग्जाम में डाल दें, वैसे डालेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों हिस्सों का नाम ए और बी मान लो रख लेते। हम लोग कहते हैं लेट ऑल द एलिमेंट्स बी, ऑल द एलिमेंट्स, लेट एनी एलिमेंट बी ए एंड सिमिलरली एनी एलिमेंट बी बी। तो ए और बी मिला के मैं दिखता कि वो कंप्लीट ये पूरा सेट बना लेता। सेकेंड पार्ट क्या था कि ए यूनियन बी माइनस ए को प्रूव करो कि वो ए यूनियन बी है, उसको भी देखो और बिल्कुल सिंपल है। काम की बात क्या है कि हम इसको देखना शुरू कर दें। क्या बोला गया, ए यूनियन बी माइनस ए, ये ए है ये बी है, बी माइनस ए क्या बनता, हमें दिखता ये, दिस इज बी माइनस ए क्या है ये, तो ए का यूनियन बी माइनस ए के साथ, ए देखो ये कंप्लीट हिस्सा था पूरा। तो अगर ए का यूनियन बी माइनस ए के साथ लोगे, वो एलिमेंट जो यहाँ ए में हो या बी माइनस ए में हो या दोनों में हो, दोनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, वो कंप्लीट क्या बन जाता, ए यूनियन बी। ये है एक्चुअली इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, लोग इसको मिस करते हैं। तो इस मिसलिनियस में भी इन क्वेश्चंस का जो रोल है वो एक्चुअली कल को ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बस इसको ऐसे देखना शुरू कर दें, देयर इज़ नो अदर पर्पस। बिल्कुल ध्यान में रखना कि बस हमें इसको एग्जैक्टली ऐसे देखने की समझ आनी चाहिए, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने सिंपली सेट्स पे थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस देखे जो देख के देखो पहली बार में हमें थोड़ा वरिड करते हैं अगर हमें लिख के एक्सप्लेन करने पड़े, तो उस वजह से बहुत वरिड ना होना। ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि एनसीईआरटी का पार्ट थे, तो इसलिए हमने केवल डिस्कशन में करे इनको डिस्कस, और इसके अलावा भी और हैं। पर अब काम की बात क्या है कि उन सबको एक्चुअली वेन डायग्राम के थ्रू जस्टिफाई करना अपने आप को, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो बच्चे इन जनरल कहाँ फंसते हैं कि उनको वेन डायग्राम्स क्लैरिटी में नहीं आता, जो कि हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। तो इसलिए जब हम उनको बिल्कुल उस अंडरस्टैंडिंग पे बनाते हैं तो हमें दिखता है कि एक्चुअली ये काम कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो बस इस अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली अपने माइंड में रखना, ये वैसे ही हमें हेल्प करेगा इन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। स्कूल के एग्जाम में हम इस टॉपिक पे ब्लॉक नहीं होते, तो इट इज़ नॉट दैट मच वरीसम। पर फिर भी इस पर हमने 4 लेक्चर्स करे अटेंड, तो जब स्कूल के एग्जाम से पहले बिल्कुल क्लैरिटी में वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस और ये जो लास्ट वाले 1-2 क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी वाले करे, इनको बस थॉरली रिवाइज करके जाना।